लास्ट दोनों लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैटलैब का, थोड़ा सा उसकी कमांड विंडो में काम करना सीखा है, वेरिएबल के नाम लिखने सीखे हैं। अब हम सीखेंगे स्क्रिप्ट फाइल्स के बारे में। तो स्क्रिप्ट फाइल के बारे में जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं स्टार्ट में भी, कि एडिटर विंडो जो है उसी को हम स्क्रिप्ट विंडो भी बोलते हैं या स्क्रिप्ट फाइल भी बोलते हैं। मैटलैब में स्क्रिप्ट फाइल कहाँ से ओपन करनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हमारे पास जो वर्जन है इसमें यहाँ सामने ही पड़ा हुआ है न्यू स्क्रिप्ट, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी स्क्रिप्ट फाइल। मेरा ख्याल है कि मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट फाइल है जिसको हम एडिटर विंडो कहते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम अगर लिखना है तो किस तरह से उसको लिखना है और उसको सेव किस तरह करना है, ये चीजें हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो स्टार्ट में बातें लिखी हुई हैं वो यही है कि कमांड विंडो में जो है हम प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हो कि हमें एक ही प्रोग्राम को बार बार यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट फाइल को यूज करते हैं। और स्क्रिप्ट फाइल को यूज करते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। एक सेकंड में आपसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने माइक म्यूट करना था और मैंने कॉल एंड कर दी। अच्छा, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ, योर एंटायर स्क्रीन। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट स्क्रिप्ट फाइल के स्क्रिप्ट फाइल में लिखना प्रोग्राम किस तरह से है और फिर उसको सेव किस तरह से करना है। स्क्रिप्ट फाइल को क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया कि कमांड विंडो में हम कमांड लिखते हैं, उसको रन कर लेते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं कमांड विंडो में, लेकिन उसको एक ही दफा रन किया, लेकिन अगर हमें उसी प्रोग्राम को दोबारा यूज करना है तो हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम बार बार लिखें, हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर प्रोग्राम्स को लिख के सेव कर लेंगे और फिर उसको रन करेंगे। सिर्फ एक कमांड लिखनी पड़ेगी, पूरे प्रोग्राम की सारी कमांड लिखनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, नोट्स अबाउट स्क्रिप्ट फाइल, ये अहम है हमारे लिए। ए स्क्रिप्ट फाइल इज ए सीक्वेंस। ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम। थैंक यू। अच्छा, स्क्रिप्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम मैटलैब कमांड्स ही लिखते हैं, लेकिन उसमें एक से ज्यादा कमांड्स लिखी हुई होती हैं एक सीक्वेंस की फॉर्म में। आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को प्रोग्राम भी कहा जाता है। व्हेन ए स्क्रिप्ट फाइल रन्स इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करना या रन करना एक ही मतलब है। मैटलैब एग्जीक्यूट्स द कमांड्स इन द ऑर्डर दे आर रिटन। जिस ऑर्डर में स्क्रिप्ट फाइल में कमांड्स लिखी होंगी उसी ऑर्डर में वो रन होंगी। जस्ट इफ दे वर टाइप्ड इन कमांड विंडो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कमांड विंडो में कमांड लिख के रन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्क्रिप्ट फाइल की कमांड्स जो हैं वो भी रन होंगी। When a script file has a command that generates an output, the output is displayed in the command window. स्क्रिप्ट फाइल में
अगर कोई ऐसी कमांड लिखी है जिसने आउटपुट जनरेट करनी है, ये बात लिखने का क्या मतलब कि आउटपुट जनरेट करनी है या नहीं करनी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कुछ कमांड्स के एंड में सेमी कॉलन डाल देते हैं। सेमी कॉलन का मतलब कि इस कमांड को डिस्प्ले नहीं करना, तो जिसको उसने डिस्प्ले नहीं करना वो तो कमांड विंडो में नहीं आएगी, हालांकि वो प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है। ये बात जैसे यहाँ लिखी है, फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू टू ए वेरिएबल विदाउट ए सेमीकोलन एट द एंड, कि अगर आपने वेरिएबल के नाम के एंड में सेमीकोलन नहीं डाला तो वो कमांड विंडो के अंदर डिस्प्ले होगी, और अगर आपने सेमीकोलन डाल दिया है तो वो कमांड विंडो में डिस्प्ले नहीं होगी। ये पॉइंट लिखने का मकसद उसका ये है कि स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आपने जो भी कमांड लिखी है कि जिसको आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो, उसने डिस्प्ले कहाँ होना है, उसने कमांड विंडो में जाके डिस्प्ले होना है। यूजिंग ए स्क्रिप्ट फाइल इज कन्वीनियंट बिकॉज इट कैन बी एडिटेड। स्क्रिप्ट फाइल को यूज करना ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है, ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, इस वजह से कि उसको एडिट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, या फिर उसको चेंज भी किया जा सकता है। एंड एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स, और एक से ज्यादा दफा एक ही प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। कमांड विंडो में बार बार एक प्रोग्राम को लिखने के बजाय स्क्रिप्ट फाइल को यूज कर लिया ताकि प्रोग्राम सेव कर लिया जाए और फिर उसी प्रोग्राम को बार बार रन किया जा सके। Script files can be typed and edited in any text editor and then pasted into MATLAB editor. MATLAB editor क्या, ये जो एडिटर विंडो है MATLAB की जो कि यहाँ ओपन हुई हुई है, ये है कमांड विंडो और ये है एडिटर विंडो। बाकी जो विंडोज थी जो कि करंट फोल्डर वगैरह वो मैंने इस वक्त बंद की है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि स्क्रिप्ट फाइल्स कैन बी टाइप्ड एंड एडिटेड। स्क्रिप्ट फाइल में जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है वो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में टेक्स्ट राइटिंग भी एक होता है जिसको हम सिर्फ टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, या फिर MS वर्ड के अंदर हम लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसको जब आप मैटलैब में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि अपना वो टाइप किया हुआ प्रोग्राम जो है वो मैटलैब की स्क्रिप्ट फाइल या एडिटर फाइल के अंदर आके पेस्ट कर दें। अगर आप किसी और टेक्स्ट फाइल में फॉर एग्जांपल MS वर्ड में प्रोग्राम लिखते भी हैं तो भी आपके लिए अच्छा ये है कि आपने जो प्रोग्राम वर्ड की फाइल में लिखा है उसे कॉपी करके यहाँ एडिटर विंडो में पेस्ट करें ताकि एडिटर विंडो को प्रोग्राम आप सेव कर सकें। तो ये पॉइंट लिखने का मकसद ये है कि प्रोग्राम जो है वो स्क्रिप्ट फाइल में लिखने की बजाय आप कहीं और पे किसी और टेक्स्ट एडिटर में लिख के वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड M फाइल्स। स्क्रिप्ट फाइल्स को M फाइल्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन .m होती है। क्रिएटिंग एंड सेविंग स्क्रिप्ट फाइल्स। स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कैसे करनी है अभी मैंने बताया कि मैटलैब में सामने ही आइकन पड़ा हुआ है न्यू का, इसके ऊपर आप अच्छा अगर हम होम पे जाते हैं तो ये हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट पड़ा है, और अगर हम एडिटर पे बैठे हैं तो यहाँ हम न्यू पे क्लिक करें, यहाँ से हम न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को ओपन यहाँ से किया जा सकता है, और जब हम स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट की टूल बार सामने आ जाती है, टूल स्क्रिप्ट। The editor window has a tool strip at the top and 3 tabs: editor, publish and view above it. Editor window के अंदर 3 टैब्स हैं, एक एडिटर, पब्लिश और ये व्यू। अगर हमने ये एडिटर फाइल ओपन नहीं की थी तो हमारे टूल बार के अंदर ये सब कुछ नहीं था। ये देखिए, जब एडिटर फाइल ओपन नहीं थी, ये मेरी कौन सी फाइल है, कमांड विंडो है, तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, मेरे टूल स्ट्रिप के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है, एक होम पेज है, ये प्लॉट्स और ये एप्स। प्लॉट्स और एप्स का क्या यूज है इसे हम आगे सीखेंगे। लेकिन जब मैं एडिटर फाइल ओपन कर लेती हूँ तो एडिटर फाइल को ओपन करने के बाद मेरे पास एडिटर फाइल की जो टूल बार्स हैं वो आ जाती हैं। इस वक्त एडिटर के ये सारे टूल्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगी तो ये पब्लिश के सारे टूल्स नजर आएंगे। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूंगी तो ये सारे व्यू के टूल्स नजर आएंगे। तो एडिटर के टूल्स को हम सामने रखेंगे क्योंकि अभी हम इनको यूज करेंगे।
एन एग्जाम्पल, ये बीच में सारी वही छोटी छोटी बातें हैं कि होम और एंटर वगैरह को कैसे दें। एन एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट प्रोग्राम टाइप इन एडिटर विंडो इज शोन। यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल शो की गई है। इसमें जो एग्जाम्पल टाइप की है वही हम अपने मैटलैब में टाइप करते हैं। इसमें एक इक्वेशन को सॉल्व किया। ये स्क्रीन अगर मैं थोड़ी जूम करूं तो मेरा स्लाइड ज्यादा क्लियर नजर आएगी। ये मैटलैब की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया गया है बुक के अंदर। उसमें क्या है कि ये जो स्टार्ट वाली 3 लाइंस हैं इनके शुरू में परसेंटेज का सिंबल डाला हुआ है। इसका मतलब है कि एडिटर विंडो के अंदर ये हमने क्या लिखे हुए हैं, कमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज के सिंबल को कहाँ यूज करना है, जहाँ आपने कमेंट लिखना है। कमेंट का क्या मतलब, मैंने कहा कि मोस्टली हम इसको यूज करते हैं प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो क्या है प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल ऑफ एस्केप फाइल, कि ये यहाँ पे जो मैं बनाने लगा हूँ प्रोग्राम, वो एस्केप फाइल की एक एग्जाम्पल में बनाऊंगा। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज यहाँ लिखी है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और फिर x1 और x2 की वैल्यूज निकालें। हम अभी इस प्रोग्राम को अपने मैटलैब में लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसको कैसे लिखना है। स्टार्ट में अगर हमें कमेंट में कोई बात लिखनी है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का सिंबल डालते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप एक बात नोट करें, एडिटर विंडो के अंदर ये जो 1, 2 लिखा आ रहा है ये लाइन नंबर्स हैं। आपने जहाँ जिस लाइन में जो भी बात लिखी होगी, अगर आपके प्रोग्राम को रन करने के बाद यहाँ आपके पास कोई एरर आ जाता है तो एरर में बताया होगा कि किस लाइन नंबर में एरर है, तो एरर को फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एडिटर विंडो के अंदर हर अगली लाइन कैसे आएगी, जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास अगली लाइन आ जाएगी। हर एंटर प्रेस करने पे हमारे पास अगली लाइन आ जाती है। पहली लाइन मैंने लिखा कि ये जो प्रोग्राम मैं बनाने लगी हूँ इसमें मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करूंगी। दूसरी लाइन में हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो 4 मल्टीप्लाई का सिंबल जो कि स्टेरिक हम यूज करते हैं, x और पावर में 2 लिखना है तो पावर का सिंबल और यहाँ पे 2, फिर प्लस मैं लिखती हूँ 3x अगर लिखना है तो 3 स्टेरिक x, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैंने सॉल्व करना है। अब तीसरी लाइन में हम क्या करते हैं, अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। इसके अंदर a की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगी। सेमीकोलन इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वाली जो कमांड है ये डिस्प्ले हो। एक ही लाइन के अंदर हम एक से ज्यादा कमांड्स लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में कॉमा का सिंबल डाल देते हैं। फिर दूसरी कमांड d इज इक्वल टू d हमारा क्या है इस वक्त 3 है, 3। फिर यहाँ पे दोबारा सेमीकोलन डाल देते हैं। फिर तीसरी कमांड c इज इक्वल टू क्या है, c हमारा 2 है। यहाँ पे फिर से हम सेमीकोलन डाल देते हैं। यहाँ हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, बजाय इसके जो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें, क्योंकि पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर 2 रूट्स आते हैं, एक x1 और एक x2। और 2 रूट्स किसकी वजह से आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए 2 रूट्स आते हैं। कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ गई तो रूट सेम होगा, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 आई तो वो रूट डिफरेंट होंगे। ये लेस देन 0 आए तो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ग्रेटर देन 0 आए तो
ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे। ये सारी बातें तो छोटी क्लासेस की हैं, आपको याद ही होंगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को अलग से डिफाइन कर लेते हैं। क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं? SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आता है स्क्वायर रूट के अंदर? बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर लिखना है तो ऐसे ही 4AC नहीं लिख देना, अब यहाँ पे हमें स्टेरिक यूज करना है। 4 स्टेरिक A स्टेरिक C, स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया, और फिर बस यही होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं डालती तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है वो भी कमांड विंडो के अंदर सामने शो होगा, लेकिन मुझे उसको शो करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फिर सेमीकोलन डाल देती हूँ, ये मेरे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं लेती हूँ x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। मैंने क्या कहा था कि x1 लिखने के लिए हम यूं से लिख लेंगे x_1 इज इक्वल टू, क्या होगी x1 की वैल्यू? माइनस b प्लस डिस्क्रिमिनेंट, जो कि मैंने ऊपर नाम दिया है, क्या नाम दिया है? DISC, प्लस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखती हूँ डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक a, तो ये प्रोग्राम मेरा जो है वो x1 की वैल्यू को ठीक नहीं देगा। क्यों नहीं ठीक देगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रैकेट डालनी है यहाँ, और अब अगर मैं यहाँ पे भी सेमीकोलन डाल दूंगी तो फिर तो x1 की वैल्यू भी नहीं आएगी। तो x1 की वैल्यू मैं चाहती हूँ कि यहाँ डिस्प्ले हो, इस वजह से मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं डालती। नेक्स्ट हम x2 की वैल्यू लिखते हैं, x_2 इज इक्वल टू माइनस b प्लस डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी प्लस के साथ तो हम x1 लिख चुके हैं, अब माइनस के साथ आएगा डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक a। यहाँ पे फिर हम सेमीकोलन नहीं डालते। अच्छा, अब अगर मैंने ये लिखी है एक स्क्रिप्ट फाइल, तो इसको यहाँ कमांड विंडो में रन करने के लिए पहले जरूरी है कि मैं इसको सेव करूँ, क्योंकि मैंने इसको जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम से फिर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए ये आप देखें एडिटर के अंदर यहाँ पे सेव का बटन बनाओ, ऐसे ही सेव पे क्लिक भी कर सकते हैं। हम सेव एज कर लेते हैं, सेव एज। फाइल को हम नाम देते हैं DIS या रूट्स अच्छा, ये मेरी फाइल सेव कहाँ हो रही है? डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मैटलैब सेव। अब ये सेव होगी। अब यहाँ मैं इसको रन कर सकती हूँ। रन करने के लिए ROOTS रूट। तो जो मैंने फाइल को सेव करते वक्त नाम रखा था उसको हमने यहाँ कमांड विंडो के अंदर लिखना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई, जो कि किस फॉर्म में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये भी मेरे यहाँ कमांड विंडो के अंदर डिस्प्ले हो, तो मैं क्या करूंगी? इसको चेंज कर लूंगी। चेंज करने के लिए अब देखो एडिटर विंडो के अंदर चेंज किया जा सकता है प्रोग्राम को। चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? सेमीकोलन को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मैं अब ये चाह रही हूँ कि पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिस्प्ले हो, उसके बाद x1 की और फिर x2 की। तो मैंने क्या किया? सेमीकोलन को रिमूव कर दिया। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ
कि उसी फाइल के अंदर ये सेव हो जाए। यहाँ पे हम दोबारा से इसको लिखते हैं, रूट, एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास आया डिस्क्रिमिनेंट x1 और x2। डिस्क्रिमिनेंट is equal to square root of b square minus 4ac। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में आपने स्क्वायर रूट क्यों लिखा है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं याद, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, x इज वो इक्वल होता है मैम टू। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मैम, स्क्वायर रूट तो नहीं होता। अच्छा, इसीलिए उसने स्क्वायर रूट के बाद का आंसर यहाँ डिस्प्ले किया। अच्छा, हम अपनी आसानी के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम यहीं पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आके दोबारा से लिखने लगेंगे तो ये हमारी जो लाइन है ये बड़ी लंबी सी हो जाएगी। वैसे हम यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करें, स्क्वायर रूट को यहाँ खत्म करें, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस बी प्लस, फिर हमें यहाँ स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ, छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारा आर्गुमेंट इस वक्त क्या होगा, DISC। यहाँ पे फिर से SQRT स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2 है। अब इसको दोबारा सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। यहाँ रन करें, रूट, बिल्कुल सही हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -23, x1 की वैल्यू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था तो हमारे रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आना था। तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू जो कि आयोटा की फॉर्म में है, और ये मेरे पास x2 की वैल्यू जो कि जाहिर है कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो किसमें आते हैं, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही आए हैं। अच्छा, यहाँ तक आप मुझे बताएं, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन? मैम जो हमारा सेकंड कमेंट है वो तो एग्जीक्यूट नहीं ना होगा? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। मैम हमारे जो कमेंट हमने लिखे हैं मैम वो एग्जीक्यूट नहीं ना होते, वो बस ऐसे ही हमने अपनी याद करने के लिए लिखे होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जो कमेंट लिखा है उसकी बात करें? जी मैम। हाँ, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जहाँ जहाँ हमने सेमीकोलन डाला होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैंने पहले प्रोग्राम लिखा था तो उसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट के आगे भी सेमीकोलन डाला हुआ था, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, सिर्फ x1 और x2 की वैल्यूज आ गई थी। हम अभी ऊपर देख लेते हैं, जब मैंने पहली बार कमांड को रन किया तो रूट के अंदर क्या आ गया था, सिर्फ x1 की वैल्यू और ये x2 की वैल्यू। लेकिन अब मैंने डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ जहाँ सेमीकोलन है वो भी नहीं डिस्प्ले होगा, और जहाँ जहाँ कमेंट्स हैं वो भी नहीं डिस्प्ले होंगे। कमेंट मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ हम अपने प्रोग्राम को याद रखने के लिए, ये प्रोग्राम किस चीज का है वो हम यहाँ कमेंट में लिख लेते हैं, या ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है ये हमने कमेंट्स में लिख लिया, बाकी आगे उसका जो भी सोल्यूशन बनता था उसको हमने कमांड्स में लिख लिया। हाँ भाई, और कोई बात? अच्छा, एक बात आप लोग नोट करें, जब हम फाइल सेव करें, यही बातें आगे यहाँ बुक में भी लिखी हुई हैं, मैं आपको जुबानी जुबानी बता देती हूँ। चलो खैर, यहाँ देख ही लेते हैं। रनिंग और एग्जीक्यूटिंग ए स्क्रिप्ट फाइल, अगर आपने स्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर भी रन का बटन बना है, हम इसको भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, कि यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के आगे हम अपनी जिस फाइल के नाम से सेव किया वो नाम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको रन करेंगे। रन मतलब एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास जो भी प्रोग्राम की कमांड्स रन होनी थी वो रन हो गई, हमारे पास आंसर आ गया।
तो रन करने के दो तरीके हुए, एक तो यहाँ से रन प्रेस कर दो, दूसरा यहाँ फाइल का नाम लिख के उसको एंटर प्रेस कर दो। दूसरी बात यहाँ पे अहम जो है वो करंट फोल्डर की बात है। करंट फोल्डर क्या, मैं जब फाइल सेव करी थी मैंने उस वक्त भी आपको कहा कि आप नोट करें कि मेरी फाइल कहाँ सेव हो रही है। मेरी फाइल हम दोबारा से इसको सेव करके देख लेते हैं। सेव एज मैं करती हूँ, ये मैंने रूट्स के नाम से सेव किया और ये रूट्स के नाम से जब सेव हुई तो कहाँ पे सेव हुई, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मैटलैब फोल्डर है। मैटलैब फोल्डर के अंदर जाके मेरी ये फाइल सेव हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे root1 के नाम से दोबारा भी सेव कर लेती हूँ, तो ये मेरी सेव हो गई। तो यहाँ आप नोट करें कि आपके करंट फोल्डर के अंदर भी वही वाला एड्रेस होना चाहिए जो कि वहां पे सेव करते वक्त आ रहा था। ये मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर है और डेस्कटॉप के अंदर मैटलैब फोल्डर और फिर मैटलैब फोल्डर के अंदर ये मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बार है ये भी करंट फोल्डर के एड्रेस को बता रही है। बजाय इसके कि हम पूरी करंट फोल्डर की विंडो यहाँ ओपन करें, हम इस वाली बार से भी करंट फोल्डर का एड्रेस देख सकते हैं। अब अगर ऐसा होता कि ये डेस्कटॉप और अंदर उसके मैटलैब और फिर मैटलैब के अंदर जाके मैं फाइल को सेव ना करती, मैं कहीं और सेव कर लेती। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी फाइल को अगर सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि जो मेरा मैटलैब का फोल्डर है उसके अंदर इस वक्त काम हो रहा है। मेरा करंट फोल्डर क्या है, करंट फोल्डर ये है मिसबा फरहीन, जो भी मेरे कंप्यूटर का नाम है वो है डेस्कटॉप और फिर डेस्कटॉप के अंदर मैटलैब। लेकिन अगर मैं मैटलैब के अलावा कहीं सेव करूंगी तो ये फाइल रन नहीं होगी। करके देख लेते हैं सेव एज। मैटलैब की बजाय मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाती हूँ, इसको root1 के नाम से सेव किया, लेकिन अभी तो ये मैटलैब पे भी पड़ी है, किसी और नाम से सेव करनी चाहिए। सेव एज root2 जो ये सेव हो रही है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पे सेव की। अब हम इसको यहाँ रन करके देखते हैं ये होती है या नहीं। root2 ये देखें, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल root2। क्यों ये एरर आया, ये एरर इस वजह से आया क्योंकि मैं जहाँ मेरा मैटलैब का फोल्डर पड़ा है, जहाँ मेरे मैटलैब के बाकी सारे फंक्शंस और प्रोग्राम्स पड़े हैं, वहीं पे मेरी ये वाली फाइल सेव होगी तो ये यहाँ कमांड विंडो में रन होगी, वरना ये रन नहीं होगी। तो आपने जब सेव करनी है फाइल, तो सेव करने से पहले यहाँ करंट फोल्डर का एड्रेस देख लेना है। एड्रेस क्या है, डेस्कटॉप और फिर डेस्कटॉप के अंदर मैटलैब। मैटलैब के अंदर जाके मैं इस फाइल को सेव करूंगी तो ये फाइल यहाँ रन होगी। अगर मैं मैटलैब के अंदर जाके इसको सेव नहीं करती तो फिर ये यहाँ पे रन नहीं होगी। एक बात ये अहम हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर आप करंट फोल्डर का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, मैं बहुत आगे चली गई, करंट फोल्डर का एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए मतलब पता नहीं आपकी क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था या नहीं, यहाँ सी में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैटलैब के अंदर R2016A के अंदर बिल। अब अगर मैं फाइल को सेव करूंगी तो इस वक्त के करंट फोल्डर को मैंने ध्यान में रखना कि यहाँ मेरा जो अब जो मेरी फाइल सेव होनी चाहिए, अब डेस्कटॉप पे नहीं होनी चाहिए बल्कि अब कहाँ, यहाँ पे सेव होनी चाहिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैटलैब के अंदर R2016A और उसके बाद बिन, और फिर बिन के अंदर जाके अगर ये फाइल सेव होगी तो ये रन होगी। तो अगर आप करंट फोल्डर का एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब भी फाइल को सेव करना है आपने करंट फोल्डर के लास्ट वाले फोल्डर का नाम देख लेना है, इसके अंदर जाके आपकी फाइल जो है ये सेव होनी चाहिए, तब ये यहाँ पे रन होगी, अदरवाइज ये रन नहीं होगी। इससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे अभी बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं।
तरीका सिखाया हुआ, जैसे मैंने अभी करंट फोल्डर का एड्रेस चेंज किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात इन्होंने सिखाई है। अच्छा, ये मैं आपको अपने लैपटॉप में तो सिखा नहीं सकती। असल में ऐसा है कि मेरे लैपटॉप के अंदर एक ही डिस्क है जो कि सी डिस्क के नाम से है। कुछ लैपटॉप्स में डिस्क डिफरेंट होती हैं, सी डिस्क फिर डी फिर ई, इस तरह डिफरेंट डिस्क होती हैं। तो अगर आप सी डिस्क के अलावा इसको कहीं और सेव करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि जो मैंने यहाँ तरीका सिखाया कि आप करंट फोल्डर को चेंज करने के लिए ये सी पे जाएं, फिर ये लाएं, फिर ये लाएं, फिर ये लाएं, फिर ये लाएं, बजाय इसके कि इतना लंबा तरीका करें, उसका एक तरीका इन्होंने ये भी बताया है कि आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के आगे टाइप करें सी डी और आगे ब्रैकेट में अपनी उस डिस्क का नाम लिखते हैं। ये हमेशा शुरू वाली जो लाइन है ये यही रहेगी, सी डी, सिर्फ 2 लेटर्स हैं जो कि स्मॉल में लिखने, सी डी। यहाँ पे आप अपने डिस्क का नाम लिखेंगे जिसमें आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई डिस्क और आगे आपने कॉलन डाल दिया। फिर कॉलन डालने के बाद बैक स्लैश के साथ जिस फोल्डर के अंदर, इसी तरह से आगे आगे अगर आपको फोल्डर मूव करने हैं कि चैप्टर 1 के अंदर आपने मजीद एक फोल्डर बनाया हुआ है मैटलैब के नाम से, तो फिर यहाँ पे स्लैश डाल के फिर मैटलैब लिखेंगे। और फिर ये जो सिंबल है एपोस्ट्रोफी का, ये वाला सिंबल, बिल्कुल इसी तरह से आप कमांड लिखेंगे। तो यूं से आपकी क्या होगी, एंटर प्रेस करने के बाद आपकी ये वाली फाइल जो है ये उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी जो कि आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा। तो एड्रेस को, करंट फोल्डर को चेंज करने का एक तो तरीका वो है जो कि मैंने आपको अपने लैपटॉप में बताया। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने रूट्स को रन किया, नॉट इनफ इनपुट। पता नहीं इसने ये कौन सा प्रोग्राम उठाया, लाइन 22, हमारे प्रोग्राम में तो लाइन 22 नहीं। हमारी जो फाइल इस वक्त ओपन है ये रूट 2 है और ये इस वक्त कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, लेकिन मेरे यहाँ करंट फोल्डर का एड्रेस और है। तो अगर मैं रूट 2 भी लिख के यहाँ रन करूंगी तो ये रन नहीं होगी। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ लिखना है सी डी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एपोस्ट्रोफी का सिंबल, इसके अंदर जिस भी डिस्क में आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ई डिस्क कॉलन, ई डिस्क के अंदर आपको मजीद फोल्डर है तो ये वाली स्लैश डाली, फोल्डर का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मैटलैब नाम है, और फिर यहाँ से आप एंटर प्रेस कर दें। तो अब क्योंकि मेरे पास तो ई डिस्क है ही नहीं और उसके अंदर ऐसा कोई फोल्डर है ही नहीं, तो इस वजह से मुझे ये एरर आया है। आप लोगों के पास अगर डिस्क डिफरेंट है तो आप इसको करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसका हल सोचेंगे। मैटलैब आप में से किसी ने अब तक लिया है या मेरे ही इंतजार में बैठे हैं कि मैडम कॉपी करके देंगी? मैम मैंने किया है। अच्छा, तो जो मैंने काम कराया उसको रन करके देखा है, मतलब जो भी छोटी मोटी कमांड्स लिखे, एज कैलकुलेटर यूज करना, जी वो मैम ठीक है? किया था, हो गया था, वेरी सही है। गुड, गुड है। अभी तक हमने कुछ ऐसा सीखा भी नहीं था, अब हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाना सीखी है और इसके बाद मजीद चीजें सीखेंगे। ये जो एग्जांपल्स यहाँ बुक में दी हुई है ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 27 के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट कर लें मैटलैब के अंदर तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको तरीका पता चल जाएगा कि मैटलैब में किस तरह से टाइपिंग करनी है और किस तरह से जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना है। आप देखो फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट भी नहीं बल्कि थर्ड रूट ऑफ 45, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इस तरह बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज करने आ जाएंगे। log 10 का फंक्शन किस तरह लिखना है ये सब भी यूज करना आ जाएगा। मैटलैब के अंदर टाइपिंग की आपको आदत भी हो जाएगी और उस वजह से हमारे प्रोग्राम्स लिखना जो है वो आसान हो जाएंगे। तो ये जो पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई करें मैटलैब के ऊपर, बाकी जिनके पास नहीं है वो तो फिर अब नेक्स्ट वीक ही मुझसे मैटलैब ले पाएंगे। अच्छा, और